अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो मैटर्स के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन ब्रेन। नाज़रीन, आज हम उन लोगों की बात करने जा रहे हैं जिन पर बहुत कम ही तवज्जो जाती है। हम आज बात करेंगे सैनिटरी वर्कर्स की। सैनिटरी वर्कर्स खुद गंदगी बदबू में रहते हैं, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि हमें साफ़ सुथरा माहौल फराहम कर सकें। इसके लिए वो अपनी जान भी हथेली पर रखते हैं और अक्सर ऐसे वाक़यात हमें देखने में सुनने में आते हैं और आप भी जानते होंगे कि अक्सर लोगों में ऐसे वाक़यात भी हो जाते हैं जिनसे उनकी अमवात भी वाक़ हो जाती हैं। कोरोना की दूसरी लहर चूँकि मज़ीद शिद्दत के साथ जारी है पूरे पाकिस्तान में और मुल्क भर में, तो हम कराची में ये जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि हमारे माशरे का वो तबका सैनिटरी वर्कर्स जो हमें सफाई सुथराई की खदमात फराहम करता है, वो किस हद तक इस कोरोना की दूसरी लहर से आगाह हैं और उनके पास क्या इस कोरोना से बचाव के लिए क्या इक़दाम हैं और जो हिफाजती इक़दाम होने चाहिए क्या वो उनके पास हैं या नहीं हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं। यहाँ पर ये सैनिटरी वर्कर्स कुछ काम कर रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी आपका क्या नाम है? सराफिन। अच्छा, ये बताइए, आपको पता है कि कोरोना वायरस चल रहा है? कोरोना क्या है, आपको पता है कोरोना क्या है? ये आए बीमारी, बस कोरोना बीमारी ऐसी है, इसकी बात कर रहे हैं। सुना है कहीं से? हाँ, बस मैं हमें सही। अच्छा, और इस बीमारी से बचने के लिए क्या करना होता है, आपको पता है क्या करना चाहिए? मुंह पे मास्क लगाना चाहिए। अच्छा, तो आपने क्यों नहीं लगाया हुआ? अभी मैंने लगाया नहीं, काम करी से मुंह हाथ धोया थे, उतार दिया सा। अच्छा, ये बताएंगे आपको मास्क मिलता है और दफ्तर से मिलता है? नहीं नहीं, हम खुद खरीदते हैं, हम खुद लेते हैं पैसे से, हमारे को नहीं देते। किसी को तो मिलता होगा, कुछ लोगों को तो मिलता होगा, किसी को मिलता है? बस ये नहीं, किसी का हमारे को मिलता नहीं, हम खुद ले रहे हैं। अच्छा, कितने का मास्क लिया आपने? कितने रुपए का? कितने पैसों का लिया है? ये तो 30 रुपए का। 30 रुपए का? हाँ, बेचने वाले तो इतना महंगा लगाते हैं, 30 का लेते हैं। फिर बाद में सब हमारा पूरा जिंदगी निकल गई है झाड़ू लगाते हैं। जब भी हमारे को रिटायरमेंट करते हैं ना, हमारे को दफ्तरों में चक्कर लगवाते हैं, जेंटों के वाले। असल दूसरे अदारे में ऐसे पैसे मिलते हैं ना, एक साथ हमारे को भी एक साथ मिलने चाहिए। अच्छा, ये बताएं, आप बताइए कि ये कोरोना के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या है कोरोना, कैसे बचा जाता है? जी, कोरोना को मास्क लगा के बचा सकता है आदमी, और यहाँ पर कोई रिलीफ नहीं है ऐसी। हम बिना मास्क के काम करते हैं और यहाँ पर ना तो टेस्ट हो रहे हैं कोरोना के, ना किसी सिपर के अभी तक मैंने देखे नहीं है कुछ। इससे पहले भी कोरोना आया था, कुछ महीने पहले एक लहर थी, अब दूसरी लहर है, वो ज़्यादा शदीद है डॉक्टर कहते हैं। तो आपको मास्क वगैरह पहले मिले थे, मास्क ग्लव्स कोई चीज़ें आपको मिले थे? सर, कुछ भी नहीं मिली, कुछ भी नहीं। कुछ ये कोरोना का हमें पता है, कोरोना चल रहा है, तो हमारे कोई ख्यालात नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, ना हाथों में ग्लव्स हैं, ना पैरों में शूज़ हैं, कुछ भी नहीं है सर। अब ये है कि अल्लाह तवक्कल, यहाँ तो कोई सहूलत नहीं है हमारे पास। ठीक है जी, पहले भी कोरोना वायरस से ये है, एहतियाती तदाबीर कैसे करें? एक सैलरी मिलती है, हमारे किराए के घर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनको हम लोग खाना खिलाएं, घर का किराया भरें, या मेडिकल भी नहीं हमारे पास। ठीक है, आप हालत देख सकते हो लेबर की आप। ठीक है, कुछ भी नहीं हमारे पास, कुछ भी नहीं हमारे पास। ठीक है, एक सैलरी वो भी 15 तारीख को दी जाती है। ठीक है, यहाँ उधार ले लेके राशन वालों से भी हम लोग लेते हैं, वहाँ देते हैं, क्या करें हम लोग? कुछ भी नहीं है। हर महीने जो ना पैसे कट जाते हैं, 2000, ये 4 महीने हो गए मेरे पैसे कट रहे हैं, 2-2 रुपया। सर को पूछने वाला नहीं कोई। क्या वजह, आपने पूछा नहीं क्यों कट रहे हैं? तो इधर आते हैं, अंगूठा भी लगाते, पीछे से कट के आते हैं ये सर। पूछते हैं, हमारे को बोलते पीछे से काट के आते। क्या कहते हैं जब आप पूछते हो तो क्या जवाब देते हैं? हमारे को यही बोलते पीछे से काटा उन लोगों ने। 4000 हमारा पिछली दफा काट दिया, अभी हमारा 2000 काटा। ये सैनिटरी वर्कर्स के तासुरात आप सुन रहे हैं। यहाँ एक और बात भी सामने है, हमारे साथ एक और सैनिटरी वर्कर मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि रिटायर हो गए हैं और 1 साल हो गया और उसे अभी तक वाजबात नहीं मिले। आप कब रिटायर हुए, क्या हो गए? जी, 2018 अक्टूबर में रिटायर हुआ था और अभी आप यकीन करें अभी तक ना पेंशन ना कोई बेनिफिट कुछ भी नहीं मिला, और जलील से ख्वार हो रहा हूँ मैं, किराएदार हूँ खुद भी। आप कौन सी बल्दिया में हैं और कहाँ? जी, UC 7 में हूँ। बल्दिया जनूबी में हैं आप? अच्छा, ठीक है। तो आप जाते हैं तो क्या कहते हैं अफसर आपको? जाते हैं तो यही कहते हैं कि अगले हफ्ते हो जाएगा, अगले हफ्ते हो जाएगा, करते करते ये 3 क्या साल। कोई पैसे वैसे नहीं आप दे रहे, शायद इस वजह से लेट हो रहा है? शायद यही है, या मांगे किसी ने आपसे पैसे? जी जी, बहुत जनों ने मांगे, किसी ने 50,000 मांगे, किसी ने लाख रुपए मांगे इस चीज़ के लिए कि आप इतने पैसे दोगे तो आपका काम होगा, वरना नहीं होगा। अच्छा, तो ये हाल है नाज़रीन। आप देखें कि 3 साल हो गए रिटायरमेंट को और उसके ना पेंशन मिल रही है इनको, ना इनके वाजिबात मिले हैं और ये सारी सूरत हाल है। तो आप लोग कहाँ फिर कहीं जाएँ, चेयरमैन के पास जाएँ, एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाएँ,
आप जाते क्यों नहीं, किसी के पास गए? जी बिल्कुल गए, हर किसी के पास गए, उन लोगों ने दिलासा ही दिया कि आपका काम हो जाएगा, हो रहा है, बल्कि अगर आगे से हो ही नहीं रहा है। ये सैनिटरी वर्कर्स के हालात हैं और उन्होंने जैसे बताया, हम कोशिश करते हैं कि कुछ और भी लोगों से हम बात कर सकें और फिर जो सैनिटरी वर्कर्स या लेबर यूनियन के जो लीडर्स हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि उन्होंने क्या किया इनके लिए और वो क्या कहते हैं इनके मसाइल के हवाले से। आइए वो भी जानते हैं। ये हम यहाँ बल्दिया जनूबी पहुँचे हैं और यहाँ पर जो सैनिटरी वर्कर्स हैं उनके लीडर्स और लेबर यूनियन के भी लीडर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनके मसाइल के हवाले से वो क्या कहते हैं। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जावेद बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताइए जावेद साहब कि हमने सैनिटरी वर्कर्स के हालात जाने हैं, उनसे बात भी हुई है, कुछ लोग अभी यहाँ मौजूद भी हैं आपके गिर्द। तो कोरोना की सेकेंड वेव चल रही है, कितना ज़्यादा सीरियस बात है, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, लेकिन सैनिटरी वर्कर्स को ना मास्क मिलता है, ना ग्लव्स हैं, ना उनका सहूलियत का क्यों फुकदान है अब? ये फुकदान जो है हमारे पास, हकीकत आप सही बोल रहे हैं। मैं पहले जो है ना शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का, जो मीडिया के तवस्सुत से आप हमारे पास आए, हमें पूछ रहे हैं इस चीज़ के मुतालिक। कोरोना के हवाले से हमारे जो मजदूर तबका, हमारे सैनिटरी जो स्टाफ यहाँ काम कर रही है, ये हमारे पास जो है, मैं आप लोग का बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि आप वाहिद जो चैनल है आपका मेट्रो वन, ये हमारे पास पूछने सिर्फ आई है इस चीज़ का। इसका मैं आपको अजाला करूँ कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी इन लोगों ने जो है ना मेरे ख्याल में डब्बे में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो सैनिटरी वर्कर रोड पे काम कर रहे हैं, काम करेंगे, उनको जो ना कोरोना किट्स, इनको सैनिटाइज़र, इनको मास्क फराहम किए जाएं। अभी तक ये जो मैं तो कहता हूँ कि दूसरा सेमेस्टर चल रहा है मेरे ख्याल में कोरोना का, पहले में भी नहीं दिए थे और अब भी नज़र में कुछ नहीं आ रहा। हमारे स्टाफ जितने भी लोग हैं आपके सामने, एजेड बैठे हैं सारे, किसी को इसी मसले पे दम्मे का बीमारी, किसी को टीबी का बीमारी, और अत्ता के हमारा साबका चेयरमैन जो था डीएमसी साउथ का, उनसे हमने 12 कोशिश की कि हमारा जो है ना मेडिकल का जो हमारा इशू था कि हमारे जितने भी मुलाजमीन काम कर रहे हैं उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ दिया जाए। उन्होंने हमसे वादा भी किया, हम हर दौड़ में इनके साथ थे, हत्ता के हमने कौंसल से रेजोल्यूशन भी करवाया, कौंसल अप्रूव भी करवाया और हत्ता के टेंडर तक भी करवाया, मगर जो है ना हमें लॉलीपॉप दिया हमारे चेयरमैन मलिक फैयाज साहब ने, ये नहीं करवाया मेडिकल का मसला। अगर मेडिकल का मसला एक ऐसा मसला था, तमाम मुलाजमीन का यकजा मसला था, और मेडिकल के मद में जो पैसे कटने थे एम्प्लॉइज़ के कटने थे, डिपार्टमेंट के पैसे नहीं कटने थे मेडिकल के मद में। तो अभी अगर कोई बीमार हो जाए, सैनिटरी वर्कर, लोअर स्टाफ खासतौर पे बीमार हो जाए, तो कहाँ जाएगा, कहाँ इलाज मिलेगा उसे? उनके जो अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो, उनके साथ हम शाना बशाना उनके साथ हैं। ये लोग प्राइवेट इलाज करवाते हैं, फिर इनका जो है ना रीइंबर्समेंट का बिल आता है, तो इसके लिए भागदौड़ करते हैं, ये भी बड़ी मुश्किल से क्लियर हो जाता है। मगर अपनी हम जद्दोजहद करते हैं। एज आ यूनियन प्रेसिडेंट मेरा जनरल सेक्रेटरी उबैद बलोच भी मौजूद है, मेरा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मंसूर कासकली भी है, हम सब, और हमारा चेयरमैन नौशाद बलोच जो है, हम सब इसी भागदौड़ में लगते हैं कि हमारे साथ किसी एम्प्लॉय का हमारा अख्तलफी ना हो। अच्छा ये बताएं, एक और मुलाजिम हमें मिला था जो रिटायर हो गया, उससे रिटायरमेंट को 3 साल हो गए और उसको वाजबात नहीं मिले, ना पेंशन मिली। आप लोग यूनियन भी चलाते हैं, लीडर भी हैं उनके, आप लोगों ने अब तक क्या किया उनके लिए? हमारे जो पास इनके होते हैं, जो हमारे पास जो होते हैं इनके जो है ना छुट्टियों के पैसे होते हैं, हम इनको टाउन से दिलवाते हैं। ये बैठे हुए शख्स, आपको टाउन से पैसे मिले, हाँ ये मिले, बाकी वाजबात इनको हमारा जीपी फंड करता है, वो केएमसी देती है। अभी केएमसी से हम बार बार लड़ने जा रहे हैं, आप मीडिया वालों को भी पता है, अक्सर हमारे सैयद जुल्फ़िकार शाह हैं, हमारे मलक नवाज हैं, ये हमारे अलायंस के सरबराह हैं। आप लोग अक्सर देखते हो हम धरना भी देते हैं गेट के बाहर, ताले भी तोड़ते हैं गेटों के, अफसरान से लड़ते झगड़ते भी हैं इसी मसले के लिए कि हमारे एम्प्लॉइज़ के जो पैसे हैं वाजबात हैं। अभी आप अंदाज़ा लगाएं 2016 तक के एम्प्लॉइज़ के अभी तक पैसे अदा नहीं किए।
ठीक है जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात की। हम अब चलते हैं सैयद जुल्फ़िकार शाह साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। शाह साहब ये बताइए पहले तो कि आपके पास कौन सा ओहदा है और आप अलायंस भी आपका कौन सा बना हुआ है, क्या है ज़रा उसका? देखिए जी, मैं यहाँ पर जो इदारे में सजन यूनियन CBA KMC की उसका सदर हूँ, और जो हमारा यहाँ इदारों में बना हुआ है कराची की लेवल पे म्यूनिसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस है, और जो हमारी फेडरेशन है वो ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर फेडरेशन है, उसका मैं मरकज़ी भी चेयरमैन भी हूँ और सूबाई सदर हूँ। अच्छा ये बताइए कि आज हम जिस मौजू को लेकर खड़े हुए हैं, कोरोना की दूसरी लहर मज़ीद शिद्दत से जारी है, सैनिटरी वर्कर्स जो हैं वो उनके पास ना मास्क है ना ग्लव्स हैं, कोई एहतियाती तदाबीर नहीं पता, और बहुत सारों को तो बेचारों को ये भी नहीं पता कि कोरोना कैसे फैलेगा। सिर्फ बस जो TV पे उन्होंने देखा तो मास्क का उन्हें याद है, बस उसके अलावा याद नहीं। ये क्यों ऐसा है? आप लीडर हैं, आप लोगों ने क्या किया अब तक? देखें जी, हमने अपने तौर पर, जावेद बलोच साहब भी आपको बताना शायद भूल गए, मलिक साहब भी, हमने पहले अपने तौर पर इनको मास्क दिए हैं, लेकिन आपको पता है ये एक दिन के बाद ये मास्क एक्सपायर हो जाता है। और अभी माशाल्लाह हमारे मुल्क का एक सूरत हाल देखें कि जब वह कोई बीमारी फैले या कोई वबा फैलती है तो 1 रुपए की चीज़ 10 रुपए की हो जाती है। पहले तो मास्क का डब्बा बढ़ गया। दूसरी बात यह है कि जब इन्हें तनख्वाह इतनी महदूद है, उस महदूद तनख्वाह में ये मास्क खरीदेंगे, सैनिटाइज़र लेंगे या बार बार हाथ साबुन, घरों में इनके पानी नहीं आता। आप बताएं कि आप हुकूमत की एहतियाती तदबीर में शामिल है कि बार बार हाथ धोएं, साबुन की एक चाकी पूरे दिन में लगेगी। अब एक साबुन की चाकी भी कम से कम जो है ना 30-40 रुपए से कम की नहीं है। अब ये महंगाई आसमान से बातें कर रही है। जो काम हुकूमत का है वो हुकूमत काम करने को तैयार नहीं है। हम हद्दुल इम्कान हमारी तरफ से हमने दफातर में सैनिटाइज़र का बंदोबस्त कर सकते हैं, एक टाइम तो देंगे, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि घर पे बेचारे क्या एहतियात करेंगे। और ये जितने लोग रहते हैं, अगर आप इनकी बस्तियों को देखेंगे, जो चाहे हम नारायणपुरा चले जाएं, चाहे सलाटा चले जाएं, एक कमरे का मकान है, उसी में पेशाब करना है, उसी में पखाना करना है, उसी में खाना पकाना है, उसी में नहाना धोना है। अब मुझे बताएं कि अगर खुदा न खास्ता अगर एक मुलाजिम यहाँ से कोरोना का सिम्टम्स लेके जाता है तो उसका पूरा घर जो है महफूज नहीं होगा। और आपको मैं बताऊँ कि अभी हालिया में इस लहर में, पिछली लहर की मैं बात नहीं करूँगा, मौजूदा लहर में अब्बासी शहीद का हमारा सैनिटरी वर्कर सबसे पहले मुतासर हुआ, उसके साथ 3 डॉक्टर मुतासर हुए। लेकिन जो है सैनिटरी वर्कर बेचारा कोई, अब उसके पास पैसे नहीं थे कि वो अपना इलाज करा पाए या वो ICU में जा सके, तो उसका क्या हुआ कि वो इंतकाल कर गया। कितनी तादाद होगी सैनिटरी वर्कर्स की कराची में से? देखें जी, अगर हम DMC लेवल पे बात करें तो 9,874 के करीब सैनिटरी वर्कर हैं, क्योंकि अब हमारे पास 92 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई, ना होने की वजह से आए दिन अब हम देख रहे हैं कि 2022 में हमारे पास कोई सैनिटरी वर्कर पुराना नहीं रहेगा, वो सब फारिग हो चुके होंगे। और जो नए भी आते हैं उनको भी आप देख लें कि उनको सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट यानी डेली वेजेस पे लेता है, जिनको कोई लेटर नहीं है, कान से पकड़ा फारिग कर दिया, जितना मर्जी आए काम लिया, और 500 रुपये उनकी दिहाड़ी है। उनमें इतवार कट जाते हैं, छुट्टी के दिन कट जाते हैं, और फिर ज़रा सा अगर बीट में कोई डिफेक्ट है तो उस दिन की दिहाड़ी भी कट जाती है। तो उनको भी, तो फिर महीने की कितनी तनख्वाह जाके बनती होगी इनकी? बड़ी मुश्किल से किसी की 8,000 बनती है, किसी की 9,000 बनती है। ये कॉन्ट्रैक्ट डेली ये तो वेजेस, हुकूमत का ऐलान करता है जो कम से कम वेजेस हैं उससे भी कम है वो तो 7,500। मैं आपको बात बता रहा हूँ, हुकूमत की नाक के नीचे हो रहा है। हुकूमत के अपने इदारों में मुझे आप बता दें कौन सा इदारा 17,500 दे रहा है। कल ही हमारे एक मिनिमम वेजेस बोर्ड के हमारे जो लेवल लीडर जो मेंबर बने, उन्होंने भी होटल में एक तकरीब में कहा है कि होटल्स जो है एक तो 12 घंटे ड्यूटी ले रहे हैं 8 घंटे की बजाय, और उसमें भी 15,000, 12,000, 13,000, 14,000 दे रहे हैं। कि चूँकि ये मुलाजिम DMC के हैं, लेकिन काम इस वक्त सॉलिड वेस्ट में कर रहे हैं। सॉलिड वेस्ट ने हमसे वादा किया कि हम फर्स्ट एड देंगे, वो फर्स्ट एड भी नहीं दे रहे। मेडिकल तो बहुत दूर की बात है, जो आदमी फर्स्ट एड नहीं दे रहा। फिर दूसरी बात यह है कि हमें क्लेम के वक्त भी DMC भी मानती नहीं है, सॉलिड वेस्ट भी इनको नहीं मानता। वहाँ से अगर ये अपना इलाज, और ज़्यादातर लोग सूद पे पैसे लेके अपना इलाज कराते हैं। जब सूद पे पैसे लेके फिर इन्हें मजबूरन या रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी या बैंक से 17.5-18% पे लोन लेना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, जब बैंक इनको लोन देगा तो 5 तारीख को तनख्वाह नहीं हुई तो जुर्माना, 10% इन पे जुर्माना लग जाएगा। फिर इनके बिजली के बिल हैं, वो भी अगर 5 तारीख तक तनख्वाह नहीं हुई तो वो भी एक्सपायरी उस पर भी बढ़ जाएगी, गैस के वालों पे भी बढ़ जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में
हमारी कुलीग गए थे, हमारी फेडरेशन के लोग गए थे, बूटा सिराज साहब गए थे। उसमें ये फैसला हुआ था कि इन्हें फास्टी मेचर के बगैर ना तो किसी गटर में उतारा जाएगा, ना ही किसी गन को सफाई के लिए दिया जाएगा। इन्हें मास्क दिया जाएगा, इनको ग्लव्स दिए जाएंगे, इनको केप दी जाएगी। लेकिन वो कोई चीज़ आप मुझे बता दें ये किसके पास कैप है, किसके पास क्या है? बल्दियात की तरफ से, जो जिली बल्दियात है और केएमसी की तरफ से कोरोना से बचाव के लिए क्या फराहम किया गया है, क्या सहूलत दी गई? सिर्फ एक बैनर लगाया गया, उस बैनर के अलावा कुछ भी नहीं दिया गया। अगर कहीं कुछ दिया गया है तो ये मुलाजिम आपके सामने है। हम जो बात भी कर रहे हैं इनके सामने कर रहे हैं। देखिए, हम तो लड़ के थक गए। अब हमारा भाई हमारी तो शुरू है। हम तो यही अब आप लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि मीडिया के तवज्जो से खुदारा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट देख लें, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट देख लें, और हमारे वजीर बल्दियात साहब देख लें, हमारे सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट साहब देख लें कि हमें अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो 55 साल से ऊपर के लोगों को घर बिठाने का आर्डर है। लेकिन ये फील्ड स्टाफ है, इनमें मुझे बता दें कौन 55 साल से कम है। और इन्हीं में से ऐसे लोग भी होंगे जो अस्पतालों में भी ड्यूटियां कर रहे हैं, जो कोरोना के वार्ड में भी जा रहे हैं। बिल्कुल देखें, जो हमारा केएमसी का स्टाफ है वो 14 अस्पतालों में काम कर रहा है। अब वो बताएं कि वो तो कर ही उसी कोरोना में रहे, लेकिन सिंध गवर्नमेंट अपने मुलाजमीन को कोरोना इमरजेंसी अलाउंस दे रही है। केएमसी या बल्दियात का पूरे सिंध में किसी जगह भी 1 रुपया इनको कोरोना ड्यूटी का नहीं मिल रहा। ठीक है शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम बात करेंगे, एक और लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आपका क्या नाम है जी? तारुफ करिए अपना। मेरा मलिक नवाज नाम है। डीएमसी ईस्ट से मेरा तल्लुक है, यूनाइटेड वर्कर यूनियन फरीद अवान के ग्रुप का हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? ये कोरोना के हवाले से सहूलियात नहीं है सर। ये कोरोना के मसले में तो जो जवेद भाई और शाह साहब ने बताई है बात, कि ख़ास तौर पे जो हमारे सैनिटरी वर्कर हैं उसके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। तकरीबन 5 MD साहब बदली हो चुके हैं, और 5 MD साहब के टाइम पे हमने कोर्ट में भी गए हैं, रोडों में भी धरना दिया, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि जहाँ जहाँ ये चाइना वाले आए हैं आप एक डॉक्टर मुकर्रर करें, और ये लेडीज़ जो है 50 साल 60 साल की उम्र में कुछ ज़ख्मी हो जाता है। अब हमारे 2 सब इंस्पेक्टर हैं जिनको कोरोना हो गया है, डीएमसी ईस्ट में गुलशन इकबाल में और जमशेद टाउन में। उन्होंने अपने कर्जे लेके अपना इलाज करा, लेकिन अफसरान ने कोई उसकी मदद नहीं की। और अभी भी जो बीमारी फैल रही है, हमारे जो MD साहब बैठे हुए हैं 25% डीएमसी साउथ में अभी तक नहीं हुआ। लेबर वो परेशान है, कई जगह कर देते हैं, कई जगह नहीं होता है। यानी हम इतने परेशान हैं। सैलरी के मामलात ऐसे हैं, हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप हमें सैलरी समेत वापस टाउन में भेज दें, कम से कम हम अपना इलाज तो करा सकें। सिंध हुकूमत इसमें PFC अवार्ड जारी करे, और जो हकीकत पसंदाना हमारा शेयर है KMC का और DMC का बनता है वो दिया जाए, और इनको जो 2 साल से 15% और 10% पेंशनर को नहीं मिला वो भी दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो जी नाज़रीन, आपने जाना कि सैनिटरी वर्कर्स के जो मसाइल हैं, हम तो सिर्फ कोरोना की बात करने आए थे, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ अंदाज़ा हुआ कि मसाइल उससे कहीं ज़्यादा गंभीर हैं, और उनके सैलरीज़ के मसाइल हैं, तनख्वाहें उन्हें बर वक्त नहीं मिल रही, और जो लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तहत काम कर रहे हैं उन्हें भी दिहाड़ी पे रखा हुआ है। गवर्नमेंट के अपने अनाउंसमेंट है, मिनिमम जो लेबर वेजेस हैं 17,500 रुपये उनके वो भी नहीं मिल रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि अगर हमारी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो अहदेदारान हैं, MD हैं, उनसे हमारी बात हो जाए। हमने उन्हें रिक्वेस्ट की हुई है, एडमिनिस्ट्रेटर KMC से रिक्वेस्ट की हुई है, लेकिन अब तक हम उनसे टाइम लेने में कामयाब नहीं हो सके। अगर हमें टाइम देते हैं तो हम उनसे भी मज़ीद जो है बात करेंगे इस हवाले से। जी नाज़रीन, हमने आपको बताया कि सैनिटरी वर्कर्स के क्या मसाइल हैं। ख़ासतौर पर कोरोना की जो दूसरी लहर है बड़ी शिद्दत के साथ आई है, और उनके मसाइल हल करने के लिए मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ हैं, जिनमें से एक जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन पर भी आयद होती है। हम लोग मौजूद हैं एडमिनिस्ट्रेटर KMC जनाब लईक अहमद साहब के पास, और उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है। अस्सलाम वालेकुम लईक साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया पहले तो आपने टाइम दिया हमें। नहीं, थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ पर आए और ये बड़ा अहम टॉपिक आप लेकर आए, क्योंकि ये वो क्लास ऑफ वर्कर्स है जिसको कोई पूछता भी नहीं है और उसकी सेहत की तरफ भी कोई मुतवज्जो नहीं होता है। बिल्कुल सही है। और लईक साहब, आपने जो कि बहुत ही रिसेंटली चार्ज संभाला है अगेन एज एडमिनिस्ट्रेटर KMC, तो आपके नॉलेज में तो होगा, ज़ाहिर आप डिपार्टमेंट से वाकिफ़ हैं, बहुत सारे इशूज़ से वाकिफ़ हैं। तो सेकेंड वेव चल रही है, हमने सैनिटरी वर्कर से बात की है, बहुत सारों को तो बेचारों को आइडिया भी नहीं था कि उससे प्रॉपर्ली बचा कैसे जाए और कैसे कम्युनिकेशन से बचे, क्योंकि यही वो लोग हैं जो एक जगह जाते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं, फिर तीसरी जगह जाते हैं, जनरल पब्लिक में भी इनका इंट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा, और फिर अपनी इनकी फैमिलीज़ भी हैं पीछे।
तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि केएमसी ने उन्हें कोरोना से बचाने के लिए, जो केएमसी के अंडर में लोग काम करते हैं, उनको क्या किया, खासतौर पे सैनिटरी वर्कर्स के लिए? सैनिटरी वर्कर्स को मैं दो हिस्सों में तकसीम करूंगा। एक जो हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर और क्लिनिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और दूसरे जो बागात में कुछ हैं और कुछ म्यूनिसिपल सर्विसेज के पास है। जो एक चीज़ वाजे कर दूं कि कचरे की सफाई और इस तरह की चीज़ें जो है केएमसी के मैंडेट के अंदर नहीं है। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और डीएमसीज कर रहे होते हैं। ज़्यादातर बल्क स्वीपर्स की उनके पास होती है। जो मेडिकल सर्विसेज के हवाले से हमारे पास स्वीपर्स हैं, उनको हम हर 15 दिन के बाद प्रोटेक्टिव गियर्स दे रहे होते हैं, कंप्लीट गियर्स दे रहे होते हैं, जिसके मास्क से लेकर और उनके गाउन्स और प्रोटेक्टिव शील्ड्स होती हैं, ग्लव्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। लॉजिस्टिक्स की कमी नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस की कमी है। जैसा कि आपने कहा कि उनको पता ही नहीं होता है कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या चाहिए और क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए। उन्हें अंदाज़ा नहीं है इस पेंडेमिक कितनी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रही है। मेरी अभी बात हो रही थी अपने मेडिकल के ऑफिसर्स से, तो वो कहते हैं कि हम इनको प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन ये लोग जो है उतार के एक तरफ रख देते हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। दूसरी तरफ जो है म्यूनिसिपल सर्विसेज के हवाले से वो स्वीपर्स काम कर रहे होते हैं, उसमें बिल्कुल एक्नॉलेज करूँगा कि उनको अभी तक प्रोटेक्टिव गियर नहीं दिए गए। नॉर्मली वो मास्क वगैरह दे देते हैं, मास्क सफिशेंट नहीं होते। ये नॉर्मली सड़कों के किनारे स्वीपिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। सिर्फ मास्क से काम नहीं चलता, सैनिटाइज़र से लेकर दीगर चीज़ें उनको देनी ज़रूरी है, जो कि इंशाल्लाह हम जल्द ही इसके ऊपर काम करेंगे और जो भी कर सकते हैं। बासी शहीद अस्पताल ज़ाहिर केएमसी का एक बड़ा अस्पताल है, शहर का तीसरा बड़ा अस्पताल है। वहाँ पर हमें ये चीज़ें कम देखने में आई, ख़ासतौर पे जो सैनिटरी वर्कर्स वहाँ पे थे उनका भी मास्क नहीं लगाए हुए थे उन्होंने। अब वो मिले नहीं है उन्हें, या अपने नहीं दिए या उन्होंने नहीं लगाए, ये बहरहाल तफसीलन उससे ज़्यादा बात नहीं हो पाई। और डॉक्टर्स भी कुछ कंप्लेन करते हुए मिले थे कि उन्हें पीपीईज़ जो है वो बहुत कम मिलते हैं या एक शिफ्ट में मिलते हैं, तो उनको दूसरी शिफ्ट का आइडिया नहीं होता कि पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इस तरह के इशूज़ थे। तो आपके लिए ये भी एक चैलेंज है, तो इसको आप कैसे एड्रेस करने जा रहे हैं? जहाँ तक कमोडिटी की सप्लाई का ताल्लुक है, पीपीईज़ की सप्लाई का ताल्लुक है, कल ही जो है तमाम एमएस और उनके अमले को जो है तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर पीपीईज़ सप्लाई करने के ऑर्डर्स किए गए हैं कि फ़्रेश उनको दिए जाएँ और जो भी रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड की जाए। बल्कि मेडिकल सर्विसेज डिपार्टमेंट से मैंने तमाम उनकी मेडिसिन से लेकर दीगर जो कोविड के हवाले से रिक्वायरमेंट्स है वो तमाम मंगवा ली हैं और उसको हम टेकअप कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ कि अगर हमें कमोडिटी की सूरत में दे सकते हैं तो दे दें, अदरवाइज़ जो है फाइनेंशियल सपोर्ट के ज़रिए से, क्योंकि ये इस वक्त बड़ी अर्जेंसी है। कोविड का वार्ड आपके इल्म में होगा बासी शहीद के अंदर काम कर रहा है और एक्टिव भी है। कुछ रिपोर्ट्स थी कि वो डॉर्मेंट हो गया, उसको फाइनेंशियल क्राइसिस है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। तमाम प्रोटेक्टिव गियर्स वहाँ पर मौजूद हैं, दिए जा रहे हैं। अगर मज़ीद की भी ज़रूरत पड़ी तो वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। मैं ख़ुद भी इसके ऊपर विजिलेंट हूँ। अगर कोई कंप्लेंट आती है कि उसको पीपीईज़ नहीं दिए जा रहे हैं तो उसके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन होगा। एक और सवाल ये कि सैनिटरी वर्कर से जब हमने बात की तो हमें कुछ वर्कर्स ऐसे भी मिले जिनको रिटायर हुए हुए 3 साल भी हो गए हैं, कुछ को उससे ज़्यादा भी हो गए हैं, लेकिन उन्हें वाजबात नहीं मिले हैं। तो एक ये भी एक बड़ा एक मसला है कि उनकी चूँकि इनकम नहीं है तो मास्क या एटलीस्ट ये वाली चीज़ें वो खुद से चाहते हुए भी नहीं ख़रीद पा रहे हैं या कोविड से बचाव के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए कोई केएमसी के पास कुछ आप करने जा रहे हैं, क्या प्लान है? देखें, ये केएमसी का एक बड़ा पुराना इशू है। पेंशन लाइबिलिटीज़ जो है वो बेशुमार बहुत बड़ी फंड्स चाहिए जिसके एब्जॉल्व करने के लिए, तमाम चीज़ों को पे करने के लिए। उसके लिए कुछ हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं और कंसेक्यूटिव कई सारी हमारी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ भी हम कंसल्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से इस मसले को हमेशा के लिए हल कर दिया जाए। तो बहुत जल्द इसके ऊपर कोई ना कोई रिपोर्ट सामने आएगी जो कि वे फॉरवर्ड होगी और इनके तमाम मसाइल हल करने के लिए होगी। बहुत शुक्रिया आपका लेकिन साहब, आपने हमें टाइम दिया और हमसे बात की। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी लईक अहमद साहब की, और अब आपको लिए चलते हैं कराची सिटी कोर्ट्स की जानिब और देखते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। जी नाज़रीन, अब बात करते हैं लीगल इश्यूज़ की। कराची बार एसोसिएशन में सालाना इंतखाबात हो रहे हैं और हफ्ते का दिन है आज जब हम शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जब आप देख रहे होंगे उस वक्त तक रिजल्ट भी उम्मीद है कि आ चुका होगा पूरा रिजल्ट। ये सालाना इलेक्शन होते हैं इनके, और हम ये चाहते थे कि थोड़ा सा इलेक्शन भी हम दिखा देते। वैसे गहमा गहमी तो आपको नज़र आ रही होगी मेरे पीछे कि बैनर, पोस्टर और काफ़ी सरगर्मी यहाँ पर है और वकला बड़ी तादाद में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं।
ताहम कराची बार एसोसिएशन के तर्जुमान अनवर मेमन की जानिब से बताया गया है कि अंदर जो पोलिंग का मरहला है उसमें मीडिया को इजाज़त नहीं है अंदर कवर करने की। तो खैर जैसे रिजल्ट आएगा या जो नई कैबिनेट आएगी उनसे भी हम आपको मिलाएंगे। अभी हम फिलहाल बात कर लेते हैं वकला के क्या मसाइल हैं और नई बॉडी से क्या तवक्कात हो सकती हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम शाह फैसल कुरैशी एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह फैसल। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया पहले तो आपने टाइम दिया और बड़ा क्रूशल मरहला है अंदर पोलिंग हो रही है। पोलिंग वो क्रूशल तो ये तो हर साल होता है इस वजह से कि वकला के मसाइल इतने ज़्यादा होते हैं, फिर साइलिन जो यहाँ पे आते हैं उनके बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। अब अगर उनको टाइम टू टाइम या ईयरली बेसिस के ऊपर अगर हम ना उनको देखें या अकाउंटेबल करने की कोशिश करें तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जाएंगे। तो ये बताइए वैसे कि अब नई बॉडी आने वाली है, आपके ख्याल में नौजवान वकला, सीनियर वकला क्या कहते हैं, क्या मसाइल हैं, या आप नई बॉडी को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि उस बॉडी को किन इश्यूज़ पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? देखिए, एक बात जो सारे हम वकला के दिमाग के अंदर है या सारी चीज़ें हम रियलाइज़ करते हैं कि ये जगह जो अब जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए छोटी पड़ गई है। अब यहाँ पे जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि नया स्ट्रक्चर दे, प्रॉपर कोर्ट्स दे, पार्किंग के मसाइल हल करे। वकला पहले किसी आज से अगर 20 साल पहले चले जाएं तो 2000-2500 वकला प्रैक्टिशनर थे, अब जो है वो 10,000 से ज़्यादा हो गए हैं। 5,000 वकला रोज़ाना आते हैं, फिर साइलिन आते हैं। अदालतों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मजिस्ट्रेट्स वगैरह ही तकरीबन यहाँ पे 100 के करीब होंगे। फिर सीनियर सिविल जजेज़ हैं, ADGs हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेज़ हैं, फिर जो दूसरे ब्रांचेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जगह अब जो है कहते हैं या तो इसका इतनी जगह पड़ी हुई है, गवर्नमेंट को चाहिए था कि इसको प्रॉपर जो जगह यहाँ पे अवेलेबल है उसको अगर कोशिश करके न्यू कंस्ट्रक्शन के साथ जो है वो प्रॉपर कोर्ट्स और ऑफिसेज वगैरह प्रोवाइड कर दी जाए। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन जानी चाहिए। फिर गार्जियन एंड वार्ड्स के बहुत ज़्यादा यहाँ पे इश्यूज़ हैं, इतने बच्चे यहाँ पे फैमिलीज़ वगैरह आते हैं, बुज़ुर्ग आते हैं। फिर पार्किंग के अंदर जो है वो एक ग्राउंड है हमारे पास, और फिर आप यहाँ पे अगर यहाँ से देखेंगे ना तो तकरीबन 2,500-3 हज़ार तो मोटरसाइकिल रोजाना आके खड़ी होती है। हम जब भी आते हैं हमें बहुत रश मिलता है, यहाँ पे बड़ा मुश्किल से निकलने का रास्ता मिलता है। पीछे हमारा पार्किंग का प्लाजा मौजूद है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो थोड़ा बहुत जो है कहते हैं जुडिशरी के साथ फेवर करे, बार्स के साथ फेवर करे। यहाँ पे अगर पार्किंग प्लाजा टाइप का दो फ्लोर का, 2 फ्लोर का, 3 फ्लोर का बना दे तो पार्किंग का इस ना सिर्फ कोर्ट का बल्कि जो यहाँ पे आने वाले क्लाइंट्स हैं या साइलिन हैं उनका, और जो आसपास की वेसिनिटी के अंदर जो बाजार हैं उनके अंदर भी काफ़ी क्योंकि ये भी हमने देखा है कि जैसे वकला तो चले उनकी पार्किंग कुछ अंदर भी कर लेते हैं, कुछ उधर भी चले जाते हैं, लेकिन जो साइलिन आते हैं जल्दी में भी आते हैं, उनकी गाड़ियाँ भी उठा के ले जाते हैं, फिर ट्रैफिक वाले उठा के ले जाते हैं। मगर अख्तर अब वो भी जो है बहुत ज़्यादा छोटी पड़ने लग गई है। अब आप कितनी यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी कर लेंगे? 200-250। फिर लातादाद मोटरसाइकिल्स हैं, स्टाफ की हैं, अपने कहते हैं ऑफिसर्स की हैं, जजेस की हैं, फिर लॉयर्स की हैं, तो वो सारी चीज़ें काउंट होती हैं। जगह जो है, जगह तो बहुत है मगर उसको यूटिलाइज प्रॉपर नहीं किया जा रहा। अब ये गवर्नमेंट का काम है कि वो कहते हैं फंड्स वगैरह प्रॉपर करे, सारे रिस्ट्रक्चर वगैरह का प्लान करे, बिल्डिंग जो है कहते हैं वो अप्रूव करे, और फिर उस हिसाब से जो है कहते हैं वो यहाँ पे अगर प्रॉपर एक जुडिशल कॉम्प्लेक्स अगर वो तैयार करके दे सके तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो कहते हैं हल हो सकती है। चलें, स्पेस का मसला, पार्किंग का मसला हो गया, और इसके अलावा और क्या इशूज़ हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए नई कैबिनेट को? कैबिनेट हमारी तो कोशिश देखें, काफ़ी लॉयर्स का एक हेल्थ का इशू होता है, ठीक है। कोशिश के अंदर लगे में कि हमारे अपने हॉस्पिटल्स हों या पैनल्स के ऊपर हों या हेल्थ कार्ड वगैरह, जैसे इस गवर्नमेंट ने आके जो है, फेडरल गवर्नमेंट ने आके जो है अपने प्रोविंसेस वगैरह के अंदर हेल्थ कार्ड वगैरह इशू कर रहे हैं। अगर प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट ये बात देख ले पाकिस्तान बार काउंसिल के थ्रू कि अगर लॉयर्स को जो है वो हेल्थ कार्ड डायरेक्ट प्रोवाइड कर दिया जाए, तो काफ़ी सारे लॉयर्स होते हैं जो कहते हैं वो उनकी इतनी अर्निंग्स नहीं होती कि वो कहते हैं अपनी अर्निंग्स के साथ प्रॉपर घर चलाएं, एजुकेशन देखें, फिर जो है कहते हैं वो हेल्थ एक्सपेंसेस वगैरह भी देखें। तो एक लॉयर की कंपैरेटिवली आम सर्विसेज के अलावा जैसे आप जर्नल्स वगैरह काफ़ी टफ लाइफ होती है, 18 आवर्स इन अ डे, 7 डेज इन अ वीक। फिर तो ये सारी चीज़ें जो है कहते हैं वो देखनी है। एजुकेशन होता है, फिर जो स्टडीज़ हैं, अपडेशंस वगैरह हम लॉयर्स भी वो खुद ही करते रहते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको कहते हैं वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। नौजवान लॉयर्स जो आते हैं उनकी स्टडी के हवाले से क्या मुश्किलात रहती हैं? देखिए, लाइब्रेरीज़ के लिए जो है कहते हैं वो बहुत ज़्यादा अपडेट होना ज़रूरी है। अब तो थोड़ा बहुत हेल्प जो है वो लाइब्रेरी से भी ले लिया जाता है, वहाँ से भी कोशिश करते हैं। मगर वकालत के अंदर देखें, जो भी स्टूडेंट आता है या जो भी वकील होता है,
या वकालत से इस शोबे से जिसका वास्ता है उसके अंदर स्टडी इंतहा से ज़्यादा है। जिसको पढ़ने लिखने का शौक़ है उसको तो किताबें चाहिए, और केसेस रिजॉल्व करने के लिए जजेस को असिस्ट करने के लिए वो भी किताबें चाहिए, क्योंकि जजेस भी जो है कहते हैं वो आपकी सिर्फ बहस के ऊपर जाके फ़ैसला नहीं करते, उनको जो है वो प्रॉपर जो है वो रूलिंग्स वगैरह चाहिए होती हैं, प्रॉपर असिस्टेंस चाहिए होती है, तो कि जाके केस चलता है। लाइब्रेरी जो है कहते हैं बड़ी लाइब्रेरी होना और अपडेट होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, वैसे ये बताएं कि इलेक्शन में आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम देखें कौन से पैनल को, कौन से कैंडिडेट्स को? देखें यहाँ पे कराची में पैनल का सिस्टम नहीं है, तो हम तो जनरल सेक्रेटरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक यंग लॉयर हैं, उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि वो आ जाएं, काफ़ी एक्टिव भी हैं। आमिर नवाज़ बड़ाइश नाम है उनका, तो ही इज़ वेरी कहते हैं डेडिकेटेड लॉयर, और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो आ जाएं। अब जो यंग लॉयर्स आते हैं, एक्सपीरियंस्ड आते हैं, वो फिर कॉम्बिनेशन बन के जो है कहते हैं वो, क्योंकि आगे उन्होंने अपने जनरेशन को हैंड ओवर करना होता है, तो जैसे जैसे कॉम्पिटेंट लॉयर्स आगे आते हैं वो बार के मसाइल फिर वो सारे खुद ही देखते हैं। अच्छा, वैसे अंदर क्या गहमा गहमी है? तो कल कैसी है? गहमा गहमी है। हमारा अंदाज़ा है कि आज तकरीबन 5,000 के करीब, 4,500 के करीब वोट कास्ट होना चाहिए लॉयर्स का। राइट, तो आपके ख्याल में जो अब नई कैबिनेट आएगी वो लॉयर्स के मसाइल को सही से हैंडल कर पाएगी? वो पहले हर साल, क्योंकि हर साल इलेक्शंस होते हैं, हर साल कमेटी आती है, तो वो अपनी जो प्लानिंग होती है वो 1 साल के हिसाब से करती है। फिर अगर उसको अपना प्रोजेक्ट्स वगैरह आगे बढ़ाने होते हैं तो फिर वो रिपीट के ऊपर आती है। अब वो जब रिपीट के ऊपर आती है तो ये भी देखा जाता है कि पिछले साल उनकी परफॉर्मेंस कैसे रही, और वो अगर चेंज भी हो जाते हैं तो जो प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे होते हैं, जो असाइनमेंट्स चल रहे होते हैं, वो पेंडिंग में नहीं चले जाते। जो नई कमेटीज़ आती हैं उनको कोशिश करती है कि पूरा करे, और जो फर्दर असाइनमेंट्स अगर सामने आ रहे हैं तो उनको भी जो कहते हैं वो लेके उनको अप्रूव करके आगे इम्प्लीमेंट करा सके। चलें, बहुत शुक्रिया आपका शाफिज़ कुरैशी एडवोकेट साहब, हमारे साथ आप मौजूद रहें। थैंक यू जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी शाफिज़ कुरैशी एडवोकेट साहब की, और उनका ये कहना है कि उन्हें ये उम्मीद है और काफ़ी पुरज़म है कि जब जो नई कैबिनेट आएगी वो वकला के जो मसाइल हैं उन्हें बेहतर तरीके से एड्रेस करेगी। तो इसके साथ ही नाज़रीन, इस वकला के जो सेगमेंट है हमारा लीगल इश्यूज़ का, उससे इजाज़त दें और अब नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जी नाज़रीन, अब बात करते हैं कुछ बिज़नेस की। हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले मैं उनका आपसे तारुफ़ कराता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इजहारुल हक कमर साहब, जो कि इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रीट फॉरवर्डर्स एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम इजहार साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका टाइम दिया आपने। बिल्कुल, हम लोग ठीक हैं। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, इजहारुल हक कमर साहब जो हैं वो फेडरेशन के इंतखाबात में भी वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। एसोसिएशन क्लास की सीट पर ये कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और उस बारे में भी हम उनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इनके जो अपना बिजनेस है उसके हवाले से हम बात करेंगे। इजहार साहब, फ्रीट फॉरवर्डिंग के क्या इश्यूज़ हैं आजकल, क्या मामलात हैं, गवर्नमेंट उसको कैसे एड्रेस कर रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू, उसका आपने मुझे बुलाया इस प्रोग्राम में। बेसिकली फ्रीट फॉरवर्डर्स का मेन इशू जो हम लोग काफ़ी अरसे से कुछ हम फाइट गवर्नमेंट से करते रहते हैं, टैक्स मैटर्स हैं। देन हमें एज ए इंडस्ट्री डिक्लेयर कर चुके हैं, बट आज तक गजट में हमें वो नॉमिनेट नहीं कर सके, तो उस पर हमारी काफ़ी फाइट चल रही है। फिर कुछ टैक्स मैटर्स हैं, फिर कुछ सेल टैक्स के मैटर्स हैं जो हमने गवर्नमेंट से कुछ बातचीत की थी, जो कि अभी तक फाइनल नहीं हो जाएगी, बट रेगुलरली हम उनसे टच में हैं कि हमारा कोई फ्रीट फॉरवर्डर के टैक्स मैटर्स हैं। दैन कुछ रेगुलेशंस हैं जो हम चाह रहे हैं कि हमारी एक प्रॉपरली हमारी इंडस्ट्री को नॉमिनेट किया जाए कि ये प्रॉपर इंडस्ट्री है, दे गेटिंग एंड वी आर गेटिंग अ लॉट बिग बिजनेस फॉर पाकिस्तान इकॉनमी, बिकॉज वी आर नॉट फ्रेट फॉरवर्डर। बेसिकली फ्रेट फॉरवर्डर क्या मतलब क्या होता है? ये लॉजिस्टिक्स भी करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है, ये सी शिपमेंट भी करता है, एयर शिपमेंट भी करता है, ये वेयर हाउस डिलीवरी भी करता है, वेयर हाउसिंग भी करता है। एवरीथिंग दे ऑफर फ्रेट फॉरवर्डर्स। तो जब फ्रेट फॉरवर्डर कहते हैं मीन्स के ऑल टुगेदर सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हम पाकिस्तान की इकॉनमी में अभी भी हम काफ़ी कुछ परसेंट हमारा उसमें है इकॉनमी के अंदर, तो हम अपने आप को इंडस्ट्री डिक्लेयर करें ताकि हमारे जितने मेंबर्स हैं, हमारे जो लोग हैं, वो अच्छा काम कर सकें एंड गेटिंग गुड रिजल्ट फॉर आवर कंट्री इवन ऑल दो। तो हम टैक्स मैटर्स पे काफ़ी हमारे इश्यूज़ हैं जो हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो करंट गवर्नमेंट भी है या पुरानी गवर्नमेंट भी उसको हल करें।
फिर कुछ हमारे ट्रांसशिपमेंट के मैटर्स हैं जो हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान, जैसे अभी श्रीलंका, सिंगापुर, दुबई, सब कंट्रीज़ ठीक ठाक ट्रांसमिट करते हैं, दे गेटिंग वेरी गुड प्रॉफिट ऑन दैट। तो हमने भी गवर्नमेंट से बात की है कि हमें भी ट्रांसमिट अलाउ की जाए LCL और FCL की। उसमें क्या होगा, जब बहुत बड़ा वॉल्यूम हमारे पाकिस्तान में आएगा, हमारी पोर्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी। जब पोर्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी तो आपके शिप, बड़े शिप आएंगे तो आपको कार्गो में एक्टिविटी बढ़ेगी और आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये असल चीज़ हम इस पर आजकल बातचीत कर रहे हैं और हमारा काम भी यही है। राइट। इज़हार साहब, ये बताइए कि आप पाकिस्तान फ्रांस बिजनेस काउंसिल के भी चेयरमैन हैं FACCI की। तो ये बताइए कि कोविड के बाद की सूरत हाल, जैसे बहुत सारे मुल्कों में तो अब भी कुछ लॉकडाउन जैसी सूरत हाल है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वाली सूरत हाल अभी नहीं है। तो आपके ख्याल में जो इस कारोबार से वाबस्ता जो आपके साथी हैं, कुलीग हैं, उनके लिए अभी कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, उन्हें कैसे उन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा वो उठा सकते हैं, उनको क्या मशवरा देंगे आप? देखें, आफ्टर कोविड बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन आ गई हैं। तो हमने भी दोस्तों को, फीड फॉरवर्डर्स जो हमारे थे, जो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मिलकर काम करते थे और बहुत हमारा जिकमटा होता था, तो अब ये होती है, कोशिश होती है, एवरीथिंग दे पुट लिव एट होम, वहाँ से घर से काम करें और घर से चीज़ों को मैनेज करें। तो हमने लोगों को मशवरा दिए थे कि चीज़ों को ऑनलाइन लेके आएँ। फ्रांस से हमारा बिज़नेस ऑलरेडी कम हो चुका है ड्यू टू सम रीज़न में भी, वो हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने कोई ऐसी बातें की जो अलग चीज़, एक डिफरेंट सिनेरियो है, तो वो ऑलरेडी हम क्लोज। बट ऑल्दो एज ए मैं अपनी इंडस्ट्री को, हमारे जो टेक्सटाइल वाले हैं वो ऑनलाइन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करें और बिज़नेस को ज़्यादा ग्रूम कर सकते हैं इन चीज़ों में लाके, जब चीज़ें काम अच्छी होती हैं। तो बिल्कुल ठीक है। इज़हार साहब, आप FACCI इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं माशाल्लाह, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसी कैंपेन चल रही है और NBG और UBG अलाइंस के आप उम्मीदवार हैं मुश्तरका, तो क्या सूरत हाल? ये आपने अच्छा सवाल किया। देखें, NBG UBG अलाइंस, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा हमारी इस वक्त मार्केट में हम लोगों ने जो इलेक्शन की कैंपेन की है, हम ऑलरेडी एक सीट सिंध ऑलमोस्ट हमारे पास है, हमारे साथ है, सिंध की ऑल वोटर्स हमारे साथ हैं। सिंध से ऑलरेडी हमारे VP चैम्बर के जो हैं ऑलरेडी इलेक्ट हो चुके हैं, अनअपोज्ड, नो बडी अगेंस्ट हिम। अदील सिद्दीकी साहब हमारे ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं यहाँ से, अल्लाह का शुक्र है। और इसी तरह से सिंध के पूरे वोट जो हमारे साथ हैं, तो सिंध के साथ एसोसिएशन क्लास भी अच्छे खासे वोट हैं जो ऑलरेडी सपोर्ट करें NBG UBG ग्रुप को। वी ऑलरेडी वेरी मच कीन वर्किंग ऑन पंजाब में हमारे पास अच्छी स्ट्रेंथ है, जहाँ पे हमारे अच्छे खासे वोट हैं। अभी हमने लास्ट गुजरावाले में हमने अपना शो किया था, वहाँ हम गए थे, लोगों से मुलाकात हुई थी। फिर हम लाहौर में हमारा रीप ने एक हमारे लिए एक अपना डिनर किया था, जिसमें हमारे अच्छे खासे EC और GP मेंबर जिस कार्ड 40+ लोग वहाँ पे अवेलेबल थे। अब हमारे बाद हमारे कुछ लीडर, मैं तो जो वापस आ गए, बट हमारे जो खालिद तवाफ साहब जो हमारे प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं, जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अब्दुर्रऊफ मुख्तार हैं, एंड हमारे NBG के चेयरमैन मियाँ जाहिद और उनके साथ अलाउद्दीन बारी और बाकी लोग अभी दे आर ऑन इस्लामाबाद एंड पेशावर, मेट विद द वोटर्स, तो ताकि उनसे पर्सनली मिला जाए, उन लोगों को डिस्कस किया जाए, उनकी चीज़ों को डिस्कस किया जाए। बेसिकली हमारा मोटो ये है कि हम जब काम करें उनके लिए, जब हम इलेक्ट होके आएँ तो हम उनके लिए काम करें, ना कि हम अपने लिए काम करें। तो हमारा NBG और UBG का यही मोटो है कि लोगों के लिए काम किया जाए, ना कि आप अपने लिए आप पर्सनल काम करें। तो इंशाअल्लाह बड़ी उम्मीद है कि हम अच्छी विक्ट्री लेंगे और किसी को भी हमारे सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं होगी इंशाअल्लाह। अच्छा इज़हार साहब, ये बताइए कि आप एसोसिएशन क्लास की नुमाइंदगी करेंगे, आप भी अमंग अदर कैंडिडेट्स, तो आपके जहन में क्या एजेंडा है, क्या टारगेट्स हैं, क्या चीज़ें आप लेके चलेंगे एसोसिएशन क्लास के, क्या इशूज़ हैं? देखिए, मैं जैसे मैंने बताया एसोसिएशन क्लास से हूँ और मैं सर्विस इंडस्ट्री से हूँ, एज ए फ्रेट फॉरवर्डर इंडस्ट्री। तो मेरा मेन मोटो जिस वक्त है कि अगर मैं इलेक्ट होके आता हूँ इन फेडरेशन, तो मेरा मेनली मकसद है कि हमारे जितने भी सर्विस इंडस्ट्री के लोग हैं, नॉट ओनली फ्रेट फॉरवर्डर, शिपिंग के लोग भी हैं, इंटेंडर भी हैं, कमर्शियल एक्सपोर्टर भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। हम उनके साथ मिल के एक जॉइंटली एक लाहेअमल तय करें, जिसमें हम अपने जितने भी दोस्त हैं जो एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, जिनके इश्यूज़ आते हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज में डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके साथ मिलके एक जॉइंटली हम एक जॉइंट हैंडली हैंड करके उनके साथ मिलके हम काम को आगे बढ़ाएं। तो मेरा मकसद है उन लोगों के साथ मिलके काम किया जाए और ज़्यादा से लोगों को सर्व किया जाए। जब आप फेडरेशन में, तो आपको ये काम करना पड़ता है लोगों के लिए, ना कि अपने लिए। बिल्कुल ठीक है। और आप फलाही कामों में भी खासे सरगर्म हैं, आप जनरल सेक्रेटरी हैं सोच फाउंडेशन के भी, और कोविड के बाद की सूरत हाल में भी इंडस्ट्री भी बीमार हो गई है, उसे भी हेल्प की ज़रूरत है, उसकी भी वेलफेयर करने की ज़रूरत है, तो आप उस हवाले से क्या कहना चाहिए? देखें, अब अल्लाह कोविड के बाद बहुत लोगों कंट्रीज़ में प्रॉब्लम्स हुई हैं, मगर अल्लाह का शुक्र पाकिस्तान में कोविड के इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। बट इस अब सेकंड टर्म में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है,
बट स्टिल हमारी इंडस्ट्री और हमारे लोग ग्रूम कर रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है ना कि कम हुई है। दुनिया में एक्सपोर्ट स्लो हो गई है, इनकी इंपोर्ट कम हो गई, पाकिस्तान की इंडस्ट्री थोड़ी ग्रूम कर रही है, अच्छे रिजल्ट दे रही है। तो इसी तरह से लगता है कि अगर हम अच्छा काम करते रहे और हमने अपनी लोगों को सहूलतें दी, अगर गवर्नमेंट भी हमें साथ देती रही, तो इंशाल्लाह लगता है हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री दोबारा बन जाएंगे और हमारा टारगेट अच्छा हम अचीव कर सकते हैं, जो कि अभी हमारी गवर्नमेंट या हम लोगों के जहन में है कि हम इसको अचीव कर लें। इसी तरह हम लॉजिस्टिक्स में कहते हैं कि एज ए मैं एक्चुअली एक और भी ओहदा रखता हूँ, वाइस प्रेसिडेंट कैरिक, सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट भी वहाँ पे हूँ मैं। तो हमारा अभी हम गवर्नमेंट से ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोगों को अपनी जॉइंटली जो कंट्री कैरिक कंट्रीज़ हैं, मीन्स जितने भी CS कंट्रीज के साथ मिलकर एक जॉइंटली हमें चीज़ों को बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारी एक्सपोर्ट नॉन ट्रेडिशनल कंट्री में जाए, ना कि यूरोप और USA के, मगर ये कंट्री जो उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, वहाँ भी हम लोग अपनी एक्सपोर्ट को भेजें, देन वी कैन मेक गुड प्रॉफिट। और ये बाई रोड भी जा सकती है, बाई ट्रेन भी जा सकती है, तो हम इस पर भी काम करना चाहेंगे ताकि फ्यूचर में ये भी काम हमारा बढ़ सके। चलें, बहुत शुक्रिया आपका इधर साहब, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू जी नाज़रीन, आपने सुना मईशत का अहवाल, और इसके साथ ही मेट्रो मैटर्स से अपने मेज़बान अख्तर शाहीन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।